कर लेना चाहिए। तो जब इस देश में मुगलों का शासन आया तो मुगल के शासक के साथ साथ इस्लाम के प्रचारक आए। तो इस्लाम धर्म के जो प्रचारक थे उन्होंने हमारे लोगों को बोला कि देखो तुम जिस धर्म में हो उस धर्म में तुमको इंसान नहीं समझा जाता है, उस धर्म में तुमको जानवर से भी नीचे समझा जाता है। जानवर के लिए तो तालाब का पानी पीना अलाउ है, कुएं के पानी पीना अलाउ है, लेकिन तुम्हारे लिए अलाउ नहीं है। तो तुम्हें अगर अपना मान सम्मान अपनी प्रतिष्ठा बचानी है तो तुम अपना धर्म परिवर्तित कर लो, आओ इस्लाम कबूल कर लो। हमारा जो धर्म है वो समानता को मानता है, भाईचारा को मानता है, हम एक साथ बैठ के नमाज पढ़ते हैं, है ना ऐसा। आप मुसलमानों में देखेंगे कि जब शुक्रवार को जुम्मा का होता है, नमाज का दिन होता है, और अगर वो मस्जिद में गया है और कोई धनवान मुसलमान, प्रतिष्ठित मुसलमान अगर लेट से पहुंचा नमाज करने के लिए और कोई गरीब है और वो नमाज की लाइन में आगे बैठा हुआ है, तो वो पीछे आने के बाद वो पीछे ही बैठेगा, ये नहीं बोलेगा कि मैं तुमसे आगे बैठूंगा। वो गले मिलते हैं ना, गले एक साथ चारा करते हैं। भाईचारा का मतलब एक साथ चारा होना चाहिए, एक साथ खाना पीना होना चाहिए, बैठना चाहिए। तो आप जो है आज आप इस्लाम कबूल कर लो। हमारे लोग क्या करेंगे, बहुत बड़ी संख्या में शेड्यूल कास्ट के लोग धर्म परिवर्तित करके मुसलमान हो गए। जब अंग्रेजों का राज आया तो उनके साथ जो है ईसाई मिशनरी आई, ईसाई धर्म के प्रचारक आए। तो उन्होंने हमारे लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए उनको आगे बढ़ाया। तो हमारे लोगों ने सोचा कि हमें अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें जो है ईसाई धर्म कबूल कर लेना चाहिए। ऐसे समय समय पे हमारे ही लोगों ने, इस देश के मूल निवासियों ने ही अपना धर्म परिवर्तित किया है। जो आज क्रिश्चियन है, कोई इंग्लैंड से आया थोड़े क्या, इंग्लैंड से विदेश से नहीं आया, दलित आदिवासी ना क्रिश्चियन बना। तो इसलिए हमारे ही लोगों ने अपना धर्म परिवर्तित किया है समय समय पे। इन जो शोषित और शासित जातियां हैं, इन जातियों में हमें लीडरशिप पैदा करना, नेतृत्व का विकास करना है। और चौथी जो पूर्व शर्त है साथियों, इनका आपस में पोलराइजेशन होना चाहिए। पोलराइजेशन का मतलब है इनका आपस में ध्रुवीकरण होना चाहिए, इनको आपस में संगठित होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। जब तक ये एकजुट नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, एक साथ नहीं आएंगे, तब तक जो है हम इतने बड़े जो व्यवस्था है इस देश का, मनुवादी व्यवस्था, उसको हम सिर्फ एक समुदाय के बदौलत, एक जाति के बदौलत इस व्यवस्था को नहीं बदल सकते। तो हमें ध्रुवीकरण करना होगा, इनको आपस में पोलराइजेशन करना होगा। आज देश के जो हालात है, आज देश की जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों में जो इस देश का जो ये सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक संरचना है, उस सोशल स्ट्रक्चर में, सामाजिक संरचना में जो सबसे ऊपर वाला व्यक्ति है, अभी बता रहे थे राजीव कि सबसे ऊपर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो जो ब्राह्मण है वो नहीं चाहता है, जो ऊंची जाति के लोग हैं, क्योंकि समाज में सबसे, समाज व्यवस्था में ऊपर है, सोशल स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर है। और जब सोशल स्ट्रक्चर का, सामाजिक संरचना में सबसे ऊपर है तो सामाजिक व्यवस्था का सबसे ज़्यादा लाभ उसको मिलता है। और जब सामाजिक व्यवस्था का सबसे ज़्यादा लाभ हो रहा है, सोशल स्ट्रक्चर में सुपीरियर होने के नाते जो पावर स्ट्रक्चर है, जो सत्ता संरचना है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, राजनीतिक संरचना है, उसमें हिस्सेदारी उसका सबसे ज़्यादा है। तो वो नहीं चाहता है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों का, शेड्यूल ट्राइब के लोगों का, ओबीसी के लोगों का आपस में ध्रुवीकरण, आपस में पोलराइजेशन। इस ध्रुवीकरण को, इस पोलराइजेशन को रोकने के लिए ये जो है ये पूरी ताकत लगाते हैं। ये क्या करते हैं? पूरी ताकत लगाते हैं। और इनका आपस में पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए जो है ये लोग एक काम कर रहे हैं। और वो काम क्या कर रहे हैं? ये काम है इनका कि इनको सामाजिक ध्रुवीकरण इनका आपस में ना हो जाए, सोशल पोलराइजेशन इनका आपस में ना हो जाए। इसलिए सोशल पोलराइजेशन को रोकने के लिए, क्योंकि साथियों जैसे ही सोशल पोलराइजेशन होगा, सामाजिक ध्रुवीकरण होगा, एससी, एसटी, ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यक लोग एक साथ आएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा कि सोशल स्ट्रक्चर में चेंज होने से पावर स्ट्रक्चर में चेंज होगा। सामाजिक संरचना में जब बदलाव होगा तो पावर स्ट्रक्चर में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बदलाव होगा।
बदलाव क्या होगा कि जिन जातियों का पावर स्ट्रक्चर में यानी सत्ता संरचना में वर्चस्व है वो वर्चस्व खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, वो चीज नहीं चलता है। और जो सोशल स्ट्रक्चर में अधिकार वंचित जातियां हैं उनका पावर स्ट्रक्चर में सत्ता संरचना में अपना प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। इसको रोकने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि इनका आपस में सोशल पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए, आपस में इनका सामाजिक ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। इस सामाजिक ध्रुवीकरण को तोड़ने के लिए क्या करते हैं कि इनको रिलीजियस ध्रुवीकरण के नाम पर इनको इकट्ठा करते हैं। सब पोलराइजेशन को काउंटर करने के लिए जो मनुवादी ताकतें हैं, ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, क्या कर रहे हैं, रिलीजियस पोलराइजेशन शुरू कर रहे हैं। इनको धर्म के नाम पर इकट्ठा करो, हिंदुत्व के नाम पर इकट्ठा करो। हम लोग सब हिंदू हैं, हिंदू को एक साथ रहना चाहिए, हिंदुओं को एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि सामाजिक ध्रुवीकरण से हमारा जो वर्चस्व है वो खत्म हो जाएगा। सत्ता संरचना में जो हमारा जो नियंत्रण है वो नियंत्रण टूट जाएगा, वो नियंत्रण हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो फिर ये क्या करते हैं, क्या धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पे इनको इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो जो धार्मिक ध्रुवीकरण है साथियों, वो धार्मिक ध्रुवीकरण भी अब धीरे धीरे प्रभावहीन होता जा रहा है। आप ये इस चुनाव में भी देख सकते हैं कि जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसने बहुत कोशिश किया धार्मिक पोलराइजेशन का, रिलीजियस पोलराइजेशन का, लेकिन वो रिलीजियस पोलराइजेशन धार्मिक ध्रुवीकरण जो है उतना प्रभाव नहीं बना पाया। तो फिर इन लोगों ने सोचा कि आखिर हम फिर दूसरा कौन सा रास्ता अपनाएं। तो दूसरा रास्ता इन्होंने अपनाया साम्यवादियों को आगे करके। जो ब्राह्मणवादी ताकतें साम्यवादी का नेतृत्व कर रहे हैं, कम्युनिज्म का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उन लोगों ने आगे किया कि आप जो है साम्यवादी लोग, साम्यवाद के नाम पे, समाजवाद के नाम पे इस सोशल ये जो SC ST OBC के लोग हैं, ये जो दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको अपने साथ आप लेकर आएंगे। क्योंकि साम्यवाद जो है हमारे लोगों को लगता है कि इससे हमारा भला हो सकता है, तो साम्यवादी ताकतों को आगे कर रहे हैं। तो हमने जो आप लोगों के बीच रखा है कि देश में जो हालात है वो क्रांति वाली है, लेकिन क्रांति हो नहीं रही। क्यों क्रांति नहीं हो रही है? क्योंकि क्रांति करने की जो पूर्व शर्त है हमने आप लोगों के बीच रखा, उन सभी लोगों का एक उद्देश्य होना चाहिए, और एक उद्देश्य के लिए ये समाज इकट्ठा होता हुआ दिख नहीं रहा। अगर हमें क्रांति लाना है समाज में, तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हमें एक ही उद्देश्य के लिए सभी लोगों को साथ आना होगा, समान उद्देश्य के लिए। समान उद्देश्य क्या है? व्यवस्था परिवर्तन करना है, सत्ता संरचना में बदलाव लाना है, सत्ता संरचना में जो मनुवादी ताकतों का वर्चस्व है उस वर्चस्व को खत्म करना, उस वर्चस्व को मिटाना है, और हमें अपना वर्चस्व जो है, अपना नियंत्रण जो है सत्ता संरचना में बनाना है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी जिनकी इस देश में आबादी 85% बताई जाती है, उनका वर्चस्व सत्ता संरचना में बने। तो ये मैंने आप लोगों के बीच रखा। अभी हम आप लोगों के बीच इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि हम लोगों ने एक सोच बनाया कि हमें अपने लोगों को गाइडर देकर, ट्रेनिंग देकर, प्रशिक्षण देकर उनको कुछ नॉलेज देना, उनको कुछ जानकारी बढ़ाना। साथियों, ये जो आंदोलन है, जो मूवमेंट है, जो मिशन है, एक बहुत लंबा आंदोलन है, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। अगर हम प्राचीन भारत में बात करें तो आंदोलन शुरू होता है तथागत भगवान बुद्ध से। तथागत भगवान बुद्ध ने इस आंदोलन को शुरू किया। उसके बाद चारवाक, जीवक, ऐसे हमारे जो महापुरुष थे, फिर सम्राट अशोका, यह आंदोलन प्राचीन भारत में तथागत बुद्ध, सम्राट अशोका से लेते हुए अगर हम मध्य भारत में आते हैं तो मध्य भारत में संतों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। संत कबीर ने, संत रैदास ने, है ना, और सिखों के जो गुरु हैं, क्या नाम हुआ,
गुरु नानक ने, ऐसे अलग अलग राज्यों में संतों का आंदोलन इस देश में चला, मध्य भारत में। और जब आधुनिक भारत में हम आते हैं तो आधुनिक भारत में इस आंदोलन को आगे ले जाने का काम किया राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने। ज्योतिराव फूले के बाद इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया साहू जी महाराज ने। अलग अलग राज्यों में बात करें तो झारखंड में बिरसा मुंडा ने, बंगाल में बात करें तो बंगाल में हरिचंद गुरुचंद ठाकुर ने, दक्षिण में बात करें तो पेरियार नारायणा गुरु, ये महापुरुषों ने आधुनिक भारत में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद ज्योतिराव फूले से शुरू होते हुए साहू जी महाराज से शुरू होते हुए बाबा साहब अम्बेडकर, और उसके बाद इस आंदोलन को आगे ले जाने का काम बहुजन नायक मानव कांशीराम साहब ने किया। तो हम उतना लंबा इतिहास पे तो चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध से अगर हम इस विषय पे बात करेंगे तो हम लोग जब कैडर में बैठते थे तो कम से कम 5 दिन का समय लगता था। बुद्ध से जब ये कैडर शुरू होगा, बाबा साहब अम्बेडकर और कांशीराम साहब तक उतना लंबा तो नहीं जाएंगे। और जब मध्य भारत की बात करते हैं हम संतों के आंदोलन से, तो कम से कम हमें जो है 3 दिन का समय चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 2 दिन का समय चाहिए। और आधुनिक भारत में जब हम इस आंदोलन पर चर्चा करते हैं महात्मा ज्योतिराव फूले से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर कांशीराम साहब तक, तो कम से कम 1 दिन का समय चाहिए। तो हम 1 दिन में ही संक्षेप में ही हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने जब इस मूवमेंट को शुरू किया तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने ये निर्णय लिया कि मैं सेल्फ रेस्पेक्ट का मूवमेंट चलाऊंगा इस देश में। सेल्फ